हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्लैब डिजाइन। क्या पढ़ रहे हैं? स्लैब डिजाइन। तो उसमें हम लोग देख लिए थे कि स्लैब डिजाइन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखे थे। अब इसमें इसका क्वेश्चन देखेंगे। मेन तो क्वेश्चन है ना। अरे मेन इसका मोटो में इसको क्या है? क्वेश्चन को सोल्व करना। आरसीसी में, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में आपका मोटो है मैक्सिमम क्वेश्चन बनाना। तो डिजाइन कैसे करते हैं, बीम है, स्लैब है, जो भी है, तो डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं, कॉलम है ना। तो सिंपली सपोर्टेड बीम ही रहता है, सपोर्टेड रहता है स्लैब में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्लैब में कैसे डिजाइन करते हैं। हम लोग सब इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालते हैं हम लोग। देखो चलो स्टेप हमको डिवीजन करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, अज्यूम कर लेंगे डेप्थ ऑफ स्लैब। चलो अज्यूम कर लिए। फिर हम क्या निकालेंगे दूसरा स्टेप में, विड्थ, टोटल लोड निकालेंगे जी, टोटल लोड निकालेंगे। टोटल लोड क्या होगा? टोटल लोड क्या होगा? लाइव लोड, डेड लोड, ये फिनिशिंग लोड, ये सब को ऐड करने के बाद निकलेगा। वो निकल गया। अब तीसरा स्टेप में हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे? एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव क्या होता है? क्लियर स्पान प्लस डी और बी। डी और बी में से जो लेस होगा, आपका विड्थ ऑफ स्पान भी लेस हो सकता है या डेप्थ ऑफ स्लैब भी हो सकता है लेस। तो इसमें से जो लेस होगा उसको ऐड कर लेना है। ओके, एल इफेक्टिव निकल गया। अब क्या निकालिएगा? मोमेंट। मोमेंट निकालिए कैसे? WL² 8 से। आप एल इफेक्टिव निकाल लिए हैं, वो वहां पर रख दीजिएगा WL² 8 में, है ना। तो यहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा? मैक्सिमम मोमेंट निकल के आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट। तो अब चेक लगाना है आपको, डेप्थ जो आप निकाला है वो सही है या गलत है। तो डी रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे? डी रिक्वायरमेंट इक्वल टू हो जाएगा √A μ अपॉन QV, और निकल के आ गया वहां से। ठीक है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे? डी रिक्वायरमेंट निकल के आ गया ना। अब चेक करेंगे कि डी रिक्वायरमेंट जो है वो एक्चुअल डेप्थ जो आप प्रोवाइड किए हैं, जो एजम्पशन लिए हैं, उससे छोटा है या बड़ा है। अगर आपका उससे छोटा है तो डिजाइन आपका ओके है, लेकिन अगर बड़ा आ गया तो आपका डिजाइन ओके नहीं है। फिर आपको रीडिजाइन करना होगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? रीडिजाइन करना होगा। तो ये इतना स्टेप। फिर आपको क्या करना है? AST निकालना है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट किसके लिए? मेन बार के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए भी। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए तो टेंशन नहीं है कि टोटल एरिया का कितना परसेंट हमको ले लेना है, 0.12% ले लेना है टोटल एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो उससे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार भी निकाल सकते हैं, स्पेसिंग निकाल लिए तो इतना तक आ गए कि AST निकाल लिया। अब स्पेसिंग कैसे निकालेंगे हम लोग? स्पेसिंग भी नेक्स्ट स्टेप में हमको कैलकुलेशन करना है ना। अब स्पेसिंग के बाद क्या करना है? चेक लगाना है किसका? शियर का और बॉन्ड लेंथ का। शियर का बॉन्ड लेंथ का, है ना, कि टाउ सी से छोटा आ गया टाउ भी, यानी टाउ सी मैक्सिमम से छोटा आ गया टाउ सी, तो आपका शियर डिजाइन ओके है। अदरवाइज डिजाइन करना पड़ेगा। जनरली देखो स्लाइड में क्या होता है ना कि हम किसी प्रकार से शियर को क्या करते हैं, टाउ सी मैक्सिमम से लेस लाते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमको शियर डिजाइन से बच जाते हैं, अदरवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। तो शियर डिजाइन चेक कर लेंगे, अगर ओके है तो चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। अगर ओके नहीं है तो फिर आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा, आपको ओके कराना होगा, या तो आपका डेप्थ बढ़ा दीजिए। अगर ओके नहीं है ना तो डिजाइन में ओके नहीं है तो डेप्थ ऑफ स्लैब बढ़ा दीजिए, हमेशा इंक्रीज कर दीजिए। या तो आपका क्या होगा, डिजाइन ऑफ शियर चेक करना होगा, शियर चेकिंग हो या आपका डेप्थ चेकिंग हो। दोनों में अगर फेल कर गया, मतलब जो आपका इसका रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं आया, किसका रिक्वायरमेंट के अनुसार, कोड के रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो आपको डेप्थ बढ़ा देना होगा, डेप्थ को बढ़ा के लेना होगा नेक्स्ट स्टेप में। और डेवलपमेंट लेंथ आपको वहां कैलकुलेशन करना होगा, इंक्रीज लेंथ के लिए, बाउंड लेंथ के लिए LD। ठीक है, LD क्या होगा? LD ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? M अपॉन L प्लस L0। L0 क्या है? हुक लेंथ। L0 क्या है? हुक लेंथ, कि आप कितना हुक प्रोवाइड किए हो उस स्टीरअप में, उसका हुक लेंथ है। ओके,
तो इतना स्टेप आप लोग को करना है क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या करना है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन हमें आइए, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ हद तक देख लिए थे प्रीवियस क्लास में, क्वेश्चन में करना क्या है, लेकिन चलो फिर से करते हैं, है ना। A simply supported slab of a corridor hospital building has a clear span कितना 2.5 मीटर and supported on beam 250 mm width। मतलब आपको क्या दे दिया है, लेंथ दे दिया ना जी, क्लियर लेंथ, विड्थ सपोर्ट दे दिया है विड्थ का। डिजाइन करना है स्लैब का। इफ बीम इज कैरिंग अ लाइव लोड, फिनिशिंग लोड नहीं दिया है तो टेंशन नहीं लेना आपको। लाइव लोड में क्या ऐड कर देना है, डेड लोड का ऐड कर देना है, समझे कि नहीं समझे, समझे ना। तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया है। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट H/SD बार। ग्रेड ऑफ स्टील दे दिया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दिया, तो लिख लीजिए जो दिया हुआ पहले, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको न्यूमेरिकल बनाने में क्या करना है कि जो गिवन है आंख मूंद के लिख लेना है ना। विच इज गिवन राइट फर्स्ट, है ना। जो दिया हुआ हमको उसको आप आंख बंद करके लिख लीजिए। तो बी दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग। बी दिया हुआ है कितना, किसका हो, बी नहीं लेना है जी, ये डब्ल्यू लेना है इस बार, स्मॉल डब्ल्यू, यानी इसको ये लिख दो इसको। अगर स्मॉल बी लेते हो ना तो लिख दो क्या, विड्थ ऑफ सपोर्ट SU। विड्थ ऑफ सपोर्ट दिया हुआ है 230 mm। लेकिन आपका जो स्लैब का विड्थ होगा वो कितना होगा, इसमें सोचने की बात वाली नहीं है, ये 1 मीटर ही होगा। एकदम एजम्पशन बोल दिया है कोड ने कि हम पहले जो स्लैब डिजाइन करते हैं 1 मीटर के लिए ही डिजाइन करते हैं, उसके बाद सोचते हैं अगला मीटर। अगला स्लैब डिजाइन करने के लिए सोचते हैं, बस इसी का टुकड़ा टुकड़ा लेते जाते हैं, 1 मीटर विड्थ के टुकड़ा टुकड़ा करते जाते हैं, ठीक है, उतना भी लोग डिजाइन करते जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सरिये जो हम वहां पे बिछाते हैं 1 मीटर के ही बिछाते हैं। अरे ज्यादा लंबा लेंगे तो उसमें क्या आएगा, बहुत प्रॉब्लम है यार। 1 ही मीटर के लेते हैं हम लोग, फिर उसको बायन करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान, इसलिए हम लोग विड्थ ले लेते हैं 1 ही मीटर, तो हवा में नहीं लिए, ठीक है, कोड ने बोला है। फिर हमको क्या करना होगा, तो लोग सब कैलकुलेशन कर लिए, क्या क्या दिया हुआ था वो सब लिख लिए। M20 लिख लेते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील भी लिख लेते हैं, Fe 415, Fe 415 है, वो आप लिख लीजिएगा पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। ये सब नहीं, इसमें नहीं दिया है लेकिन आपको लिखना है ना, तब एग्जामिनर के लगे कि नहीं बच्चा सब जानता है, इसको नंबर नहीं काटा जाए। अगर एक स्टेप उड़ा भी दिया ना तो आपका नंबर नहीं उड़ाएगा, फुल देगा। प्रॉपर वाइज करो, प्रॉपर वाइज करोगे तो ठीक है। तो चलो हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि टोटल डेप्थ स्लैब का जो है 120 mm है। किसका, 120 mm स्लैब का है। हम लोग एज्यूम किया जी, एजम्पशन लिया हम लोग, क्या किया, एजम्पशन लिया। तो एजम्पशन लिया है तो ये क्या होगा, क्लियर कवर भी एज्यूम कर लो। देखो अगर क्लियर कवर स्लैब में नहीं दिया हुआ है तो आप आंख मूंद के ले सकते हो, कितना से कितना के बीच में, 20 से 30 के बीच में, या 15 से 30 के बीच में ले सकते हो, है ना। क्लियर कवर इसमें ले सकते हो, ठीक है। चलो इफेक्टिव कवर ले सकते हो इतना, है ना। तो इफेक्टिव कवर हम लोग ले लिए हैं क्या, 20 mm एजम्पशन, ठीक है। तो एक्चुअली जो होता है ना, 3 प्रकार का आपका पास डिजाइन स्लैब रहेगा, सपोर्ट रहेगा, कैंटिलीवर सपोर्ट, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस बीम, है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और कंटिन्यूअस बीम। तो अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है तो L/D का रेशियो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। L/D का रेशियो आपको कितना आना चाहिए, 125 आना चाहिए। ये कोड बोला है, कोड में है, इस कोड में है, ठीक है ना, ये सब दिया हुआ है। तो ये तो हो गया क्या, L/D में L/D का रेशियो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्लियर स्थान दिया तो वहां से आप डेप्थ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। और कैंटिलीवर का कितना हो जाता है, कैंटिलीवर का हो सकता है 26 होगा L/D रेशियो, देख लेना एक बार, कंफ्यूजन हम दिया।
और एक हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम का, तो इसका 25 ही हो जाता है ना। देख लेना एक बार क्या होता है। तो यहां से हम डी भी निकाल सकते हैं, यहां से एल बाई डी का रेशियो से, है ना, कि एल बाई डी रेशियो इक्वल टू 25। तो इफेक्टिव लेंथ हम लोग निकाल लिए हैं उसमें, या क्लियर स्पान हम लोग निकाल लिए हैं, उसमें से 25 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा डिफेक्टिव डी। तो एज्यूम द टोटल डेप्थ कितना, हमने इतना एज्यूम कर लिया। अब इफेक्टिव स्पान तो निकालना है ना जी, तो क्लियर स्पान दिया हुआ कितना 2.5 मीटर, और इसमें हमको ऐड करना है क्या, जो छोटा है नीचे भर छोटा डेप्थ और विड्थ में, तो क्या छोटा है, डेप्थ छोटा है, अरे डेप्थ छोटा है ना, लेकिन यहाँ पे देखो ले लिया जी विड्थ ले लिया है, क्या ये सपोर्ट का विड्थ ले लिया है, ध्यान दो। तो हमको क्यों बोला कि आप विच लेस है, चलो ले लो तुम भी, है ना। डेप्थ क्योंकि मैक्सिमम रहेगा तो आप ही के लिए अच्छा है, एग्जाम में दोबारा नहीं लौटना पड़ेगा, फेल नहीं होगा। फिर क्लियर स्पान क्या होगा, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू क्या आ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ है ना, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ क्या आ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ आ गया, यानी कि एल इफेक्टिव आ गया आपका कितना 2.6 मीटर। विच इज लेस देखो दोनों में ऐड किया है, विच इज लेस, तो लेस कौन, यही ना, तो इसी को ले लेने, 2.6 ले, ठीक है, 2.6 मीटर ले, ये हो गया इफेक्टिव लेंथ। अब क्या करना है आपको, लोड देना है ना जी, लोड दिया हुआ है ना, लोड दिया हुआ है आपको, तो आपको टोटल लोड कैलकुलेशन करना है। तो टोटल लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइव लोड प्लस डेड लोड, फिनिशिंग लोड तो नहीं दिया हुआ है, तो इतना कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो कितना आएगा आपका, देखिए कितना आता है, देखिए लेक्चर 28 था, ठीक है, लेक्चर 28 है, इसको हम कैलकुलेशन के लिए कभी कभी बैक में यूज कर सकते हैं, इसलिए हम वहां पे क्या रख दिए, व्हाइट पेज रख दिए हैं, ठीक है। तो हाँ क्या क्या इसमें आ गया, आ गया है, इफेक्टिव लेंथ आ गया। तो अब आपको क्या इतना आ गया, हम विड्थ तो एज्यूम कर लेते हैं ना जी, विड्थ कितना, विड्थ ऑफ स्लैब 1 मीटर लेते हैं, ये फिक्स है। तो यहां से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा डेड लोड कैसे कैलकुलेशन करते हैं सर, हम नहीं जानते हैं, तो देखिए जान लीजिए, इफेक्टिव डेप्थ ये हाइट इंटू विड्थ इंटू गामा टी क्या है, गामा सी यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, ये फिक्स होता है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट कभी कभी 24 भी यूज कर लेता है, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये सब यूज कर लेता है कभी कभी, है ना। ये सब क्या है, मतलब 25 और 24 कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो आपको उसमें देखना है दोनों एक ही साथ देगा, नहीं एक ही देगा, दोनों एक ही साथ नहीं देगा, अगर देगा तो मोर देन वन ऑप्शन भी बोल सकता है कि आप दोनों ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको 25 ले लेना है आंख मूंद के, अगर 24 भी ले सकते चलेगा, लेकिन 25 भी ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में इसमें लिया है 25, देखो। तो हमको क्या निकालना है, डेड लोड ना, तो डेड लोड कितना, डेप्थ कितना दिया, कितना डेप्थ लिए हो 1.20 इंटू बी कितना 1 मीटर ना, अरे मीटर में सब लेना है जी, 1 मीटर, गामा सी कितना 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, हाँ होगा ना, लाइव लोड है ना, इसलिए तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसका कितना आता है, तो कमेंट में डालना है, इस कैलकुलेशन को कमेंट में डालना है कि कितना आता है, ओके। चलो ये तो हो गया डेड लोड का कैलकुलेशन। तो टोटल लोड क्या होगा, टोटल लोड होगा डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो देखिए टोटल लोड यहाँ से कैलकुलेशन आ गया कि लाइव लोड आपका कितना है, ये प्लस ये 3 + 5 है ना, लाइव लोड दिया हुआ था 5 किलोमीटर। तो फैक्टर कर लेंगे अब, डिजाइन लोड मतलब फैक्टर करने के बाद का लोड, तो 1.5 से गुना कर लो तो कितना आ जाएगा, फैक्टर लोड करने के बाद कितना आ जाएगा
12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया क्या? लोड आ गया। मोमेंट कैलकुलेशन के लिए क्या देखो, विच इज लेस इज क्या ना जी, अरे एक आ गया था 2.73, एक आ गया था 2.6, तो इसमें कौन लेंगे? जो विच इज लेस होगा, लेस कौन आ गया था 2.6 ना, तो इसको हम लेंगे इफेक्टिव लेंथ में। तो मोमेंटम कितना आ गया, बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया? सिंपली सपोर्टेड का बेंडिंग मोमेंट बताया था जी, WL² अपॉन L इफेक्टिव, इसको ले लो अपॉन 8 होता है कि नहीं? होता है ना, L इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया? 10.14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इतना आ गया। तो ये मी आ गया आपका। अब यहाँ से फैक्टर्ड शियर निकाल लेंगे। फैक्टर्ड शियर क्या मतलब, कहने का अर्थ है कि सपोर्ट पे कितना शियर आएगा, तो WL/2 हो जाता है अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है तो। होता है कि नहीं? LU इफेक्टिव होता है ना? क्या फैक्टर्ड शियर यानी कि टाउ भी नहीं, ये VC। अब टाउ भी क्या है? स्ट्रेस इन शियर। तो हमको तो शियर फोर्स निकालना था, स्ट्रेस इनटू शियर में एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। चलो ठीक है, तो फैक्टर्ड शियर फोर्स ये आ गया, फैक्टर्ड शियर फोर्स आ गया ये WL/8 है ना, विच इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन आ गया फैक्टर्ड शियर। ठीक है, 15 किलो न्यूटन। क्लियर स्पान लेंथ लेना है। ठीक है, 15 किलो न्यूटन। हाँ देखना है इसमें, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना कि फैक्टर्ड शियर में यानी कि शियर में हमको कैलकुलेशन के लिए कौन सा लेंथ लेना है, कौन सा लेंथ लेना है शियर डिजाइन के लिए, कौन सा लेंथ लेना है शियर डिजाइन के लिए। तो आपको हम बता देते हैं, वो क्लियर कवर जो स्पान का दिया हो ना वो लेंथ लेना है, इफेक्टिव नहीं लेना है। ठीक है, मोमेंट में लेना है इफेक्टिव। तो इस प्रकार आ गया। अब क्या निकालेंगे? XU मैक्सिमम, मतलब इसको चेक हमको करना है क्योंकि XU आ रहा है ना, तो XU मैक्सिमम कितना होता है H/SD के लिए बताए थे कि नहीं? अरे XU मैक्सिमम बताए थे ना, H/SD बार के लिए कितना होता है? 0.48 होता है। अरे होता है कि भूल गए? होता है? नहीं सर, नहीं होता है। बोलो। अरे Fe 250 के लिए कितना? 500, और Fe 415 के लिए 0.48, और Fe 500 के लिए 0.46। होता है ना, तो डी रिक्वायर्ड यहाँ से निकाल लेंगे। XU मैक्सिमम वो सब आ गया। RU कैलकुलेशन कर लिए किससे? RU हो गया इस प्रकार यहाँ से, है ना। RU इक्वल टू कितना आ गया? 1000 बीट 1000 मीटर। RU इक्वल टू 2.6 आ गया। तो इसमें रख दो। ये Q भी मान सकते हो, QU, अब जो आपको इच्छा हो एजम्पशन के लिए फ्री है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया क्या? D तो हम लोग एज्यूम कर लिए, सब एज्यूम कर लिए। तो D रिक्वायर्ड है जो D है, जो D रिक्वायर्ड से बड़ा है, तो डिजाइन आपको ओके है? ओके है ना, चलो ओके। फिर आपको क्या आएंगे? एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। टेंसाइल स्टील का एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालते हैं? देखो दो फार्मूला आता है एरिया का। एक कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन यूज करके उस फार्मूला को ले जाके मोमेंट वाला फार्मूला में पुट कर दो, जो यहाँ पे किया गया, तो इसमें क्वाड्रेटिक आ जाएगा। AST में क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो इसका दो वैल्यू होगा, एक रिजेक्ट होगा, एक सपोर्ट, एक सेलेक्ट होगा, है ना। एक रिजेक्ट होगा और दूसरा सेलेक्ट होगा। तो रिजेक्टिव वाला कोई मतलब नहीं, लेकिन सपोर्टिव का हमका मतलब है। सपोर्टिव जो सपोज हम लोग देखो, हमको एक ऐसा वैल्यू आएगा जो किसी पर इल्यूमिनेट होगा, और एक ऐसा वैल्यू होगा जो इल्यूमिनेट नहीं होगा। तो मेरा क्या होगा? वो क्या हो गया? सपोर्टिव लेंथ होगा, जो हमको निकालना था, है ना, वो लेंथ लेंगे। जो इंक्लूडिव लेंथ होगा वो। तो इस प्रकार से क्या निकल के आ गया? AST निकल के आ गया ना। AST में क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक सोल्व करिएगा कैल्सी से। ठीक है, इतना भर की बाहर हम नहीं समझना ना, हाँ कैलकुलेशन करना है कैल्सी से सब। तो यहाँ से AST में क्वाड्रेटिक आ गया, तो AST इक्वल टू कितना आ गया? 300 mm²। चलो ठीक है, यानी कि एरिया एंड टेंशन फोर्स नॉट डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन रेनफोर्समेंट के बाद हम बात कर रहे हैं। रेनफोर्समेंट का एरिया कितना आ गया? 300 mm²। तो प्रोवाइड कितना किया है यहाँ पे? देखो मैं ये वर्स्ट कंडीशन है कि 8 mm लिया, लेकिन इससे ऊपर ही लेता है
हाँ 10 mm से ऊपर रहता है मेन रेनफोर्समेंट का, तो आप भी ले सकते हो 10 mm, कोई जरूरी नहीं कि इसने ले लिया है 8 mm तो 8 mm लीजिएगा, नहीं, आप 10 mm भी ले सकते हैं, इससे ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ 8 mm डाई ऑफ बार कितना हो जाएगा 50.3, तो कितना ऐसा लगेगा रेड, वो भी निकाल सकते हो, है ना। स्पेसिंग ऑफ बार का फॉर्मूला बताए थे सीआर डिजाइन में, तो स्पेसिंग ऑफ बार के लिए कितना होता है 1000 इंटू F5 अपॉन AST, F5 मतलब एक रेनफोर्समेंट का एरिया, ये मेन रेनफोर्समेंट का हम डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग निकाल रहे हैं, स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी निकलेगा, ध्यान देना है, ठीक है। तो 1000 अपॉन F5 अपॉन AST यूज किए हो ना, तो उस वक्त F5 का वैल्यू क्या लोगे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछा रहे हो तो 8 mm लिए हो तो कितना लोगे, फाई का वैल्यू F5 निकालना होगा, तो F5 का वैल्यू 8 mm लेके जो एरिया निकलेगा वो लेना है ना। फिर आपको क्या करना है, AST टोटल मालूम ही होगा कितना होगा, तो ये सब कैलकुलेशन कर लेना आपको, ठीक है। स्पेसिंग, तो स्पेसिंग इतना हो गया, आप चेक भी लगाएंगे स्पेसिंग के ना, स्पेसिंग का चेक थोड़ा सा अलग है इसमें, स्पेसिंग का चेक थोड़ा सा अलग है किसमें, स्लैब में, कि 3D लेते हैं, स्पेसिंग क्या होता है 3D या 300 mm कॉमन है वो बीम का भी, बीम में क्या था कि 0.75 इंटू डी ला, इसमें कितना 3D और 300 mm, जो जिसमें से छोटा आएगा उसी को हम लोग एज्यूम कर लेंगे स्पेसिंग। तो AST प्रोवाइड वो भी चेक करना है कितना 1000, AST प्रोवाइड कितना हो गया 1000 इंटू 0. इतना अपॉन 160, वो भी चेक लगा सकते हो, ठीक है। तो कितना आ गया 314, लेकिन आपने कितना प्रोवाइड किया 300, तो 300 बढ़ा के लेना है, 314 ही हमको लेना है, ठीक है। या 320 भी कर सकते हो, ठीक है। चलो 320 हम कर दिए। तो आइए कोड मिनिमम एरिया रेनफोर्समेंट होगा प्रोवाइडेड कितना 0.15, तो मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना है, ये है ना 144 mm², जिससे क्या है जो हमने रेनफोर्समेंट को लिया है उससे ज्यादा है, तो ओके है डिजाइन आपका 300 mm², तो ओके डिजाइन है, ठीक है। तो कैसा हम प्रोवाइड किए हैं, देखो इसको लिखने का तरीका है, प्रोवाइड 8 mm डाई ऑफ बार, प्रोवाइड क्या 8 mm डाई ऑफ बार एट द रेट ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर इन शॉर्टर स्पान, मतलब 1 वे स्लैब है। हाँ तो चेक तो करवे नहीं किए ये 1 वे स्लैब है कि 2 वे स्लैब है, कैसे चेक करेंगे, तो देखो 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब के लिए क्या हमको जरूरत है कि LX अपॉन LY, है ना। तो LX तो हो गया, चलो क्लियर लेंथ है जो स्पान का वो ले लिए 2.5, और LX तो ये हो गया, LY आपको कितना होगा, तो जो विड्थ होगा वही ले लेना है ना, सपोर्ट का जो विड्थ होगा वही ले लेना है, तो सपोर्ट का विड्थ कितना है नहीं 1 मीटर ले लो, विड्थ कितना दिया 1 मीटर ना, अरे विड्थ दिया हुआ है ना उसी को ले लो LY, ठीक है। तो कितना हो गया 2.5 अपॉन 1, तो कितना आ गया 2 से 2.5 आ गया ना, मतलब 2 से बड़ा आ गया, तो 1 वे स्लैब हो गया, है ना। इस प्रकार यहाँ से ओके हो गया डिजाइन, ठीक है। प्रोवाइड इतना 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 शॉर्टर स्पान, तो ओके ठीक है। बेंडिंग हाफ ऑफ द बार एट 375 mm, बेंडिंग हाफ ऑफ द बार एट 75 mm, L/6, देखो कहाँ से बेंड हमको करना है मेन रेनफोर्समेंट का, अरे जैसे हम यहाँ पे बिछा रहे हैं ना रेनफोर्समेंट, तो बेंडिंग भी तो यहाँ करते हैं कि नहीं, अरे यहाँ बेंडिंग करते हैं कि नहीं, करते हैं कि ना बेंडिंग, करे थे ना, तो कितना L/7 डिस्टेंस पे बेंडिंग हमको करना है, कितना पे L/7 डिस्टेंस पे हमको बेंडिंग प्रोवाइड करना है। तो 371 mm पे आ गया है कि आप 371 mm फ्रॉम बेंडिंग हाफ ऑफ द बार एट द 371 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट, सेंटर ऑफ सपोर्ट से कितना हमको, सेंटर ऑफ सपोर्ट से हमको कितना करना है 231 mm बेंड करना है, ठीक है। 231 mm हमको क्या करना है बेंड करना, कोई दिक्कत नहीं, चलो इतना बेंड करना है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो कितना हो गया बेंडिंग 260 mm फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, तो AST प्रोवाइडेड हाफ ऑफ द मिड स्पान, AST प्रोवाइडेड सपोर्ट एट कितना 314 लाया था इसका ना, 314 अपॉन 157 mm², जो ग्रेटर देन होगा कितना से 114 से हूँ, तो डिजाइन आपका ओके, ठीक है। अरे मिनिमम रेनफोर्समेंट जो बेंडिंग हमको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना कितना 371 mm ना, ठीक है। तो AST प्रोवाइडेड मिनिमम भी हम दे सकते हैं, टेंशन नहीं, तो 314 अपॉन
2, तो कितना आ गया, 14.2 है, इसमें ध्यान देना, 14.2 कितना आ गया, 157, ग्रेटर है 144 से, मिनिमम रेनफोर्समेंट से ही ग्रेटर है, तो ठीक है। चलो अब डिस्ट्रीब्यूशन बार, हमको डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टील देना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए क्या करना है, मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट को एज्यूम कर लेना है, बस, ज्यादा नहीं, मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम कितना है, तो मिनिमम एच बार है ना आपका, तो 0.12 इंटू बी, तो बी का आपको एज्यूम कर लिए हो 1000 मीटर, डी कितना है 120 mm अपॉन 100 अपॉन 100 है ना, तो अपन 100 करेंगे, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा कटछट की, तो जो है वो एरिया ऑफ होगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि 6 mm का डिस्ट्रीब्यूशन स्टील दे रहे हैं, 6 mm फाई का, तो ये फाई कितना हो गया 28.3 हो गया, तो स्पेसिंग इसके बीच में क्या होगा 1000 अपॉन फाई अपॉन AST, तो इसका स्पेसिंग आ गया 196 mm, तो 190 भी ले सकते हो। अब चेक लगाना है कि ये चेक मेरा सही है कि नहीं, कि तो 3D निकालो, तो 3D तो काफी आ जाएगा ना, 3D और क्या निकालना है 3D अपॉन 3D और 300, जो इसमें से छोटा होगा उसी को लेना है 300, ठीक है। तो 300 लेना है और इसमें छोटा कितना आ गया, हाँ इतना है, इतना तो चलो ओके है, डिजाइन आपका 5D से छोटा ही है। तो प्रोवाइड 6 mm एट द रेट ऑफ सेंटर 190 mm लॉन्गर डायरेक्शन, मतलब मेन रेनफोर्समेंट, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, तो लॉन्गर की ओर, जिधर बिल्डिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, उधर की ओर, है ना। LY हम डिजाइन करेंगे, नॉमिनल डायमीटर ऑफ टाउ भी, अब सीयर डिजाइन करना है, चेक फॉर सीयर, तो टाउ भी निकालना है VU अपॉन BD, तो 15,000 कौन इतना 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 इक्वल टू 0.15 मीटर, ठीक है। तो AST निकाल लिए, तो AST अब PT निकाल लेंगे कि ओके है कि नहीं डिजाइन आपका, तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिए, अब परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना, क्योंकि देखो टाउ सी जो ग्रेटर आ गया टाउ भी से, तो डिजाइन शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है ना, सीयर डिजाइन से अगर टाउ सी ग्रेटर आ गया तो डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर टाउ सी से छोटा आ गया, टाउ सी अगर ग्रेटर है टाउ भी से तो ओके है, लेकिन टाउ भी अगर छोटा आ गया कितना, टाउ सी मैक्सिमम से, तो आपको सीयर डिजाइन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सीयर डिजाइन करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए पे चेक लगा लेते हैं, तो चेक कैसे निकालते थे, सीयर डिजाइन में पढ़े थे ना कि PT पहले निकालते हैं, फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट से पता करते हैं, तो दोनों से पता करेंगे हम लोग। तो टाउ भी निकाल लिए, टाउ भी निकालते हैं क्या, शियर फोर्स अपॉन BD, तो शियर फोर्स हम कैलकुलेशन किए थे, तो आ गया था कितना 15 किलोन्यूटन आ गया था कि नहीं, आया था ना 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद सी भी आ गया कितना 15 किलोन्यूटन, ठीक है। तो अब देखो टाउ भी निकालना है, टाउ भी इक्वल टू होता है VU अपॉन BD, तो यहाँ से टाउ भी कितना आ गया 0.15, अब AST इतना है, तो PT अब निकालेंगे, PT निकाल ली ना, PT निकाल ली, चलो PT निकाल के आ गया 0.15%, ठीक है। अब M20 ग्रेड के लिए PT और इसके लिए टेबल देखेंगे 5.5, तो कितना आ जाएगा टाउ सी 0.28, देखो तो मतलब टाउ सी ग्रेटर आ गया कि नहीं, टाउ सी ग्रेटर आ गया टाउ भी से, तो डिजाइन आपको ओके है, मतलब सीयर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, चेक कर लिए हम लोग, सीयर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब चेक, फिर क्या करेंगे हम लोग, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ एक रह गया है, डेवलपमेंट लेंथ इसमें नहीं लिखी थी, डेवलपमेंट लेंथ का चेक रह गया, तो चलो इसमें कर लेते हैं। डेवलपमेंट लेंथ चेक कैसे करेंगे, LD ग्रेटर होना चाहिए किसके, M अपॉन L इफेक्टिव प्लस L0, तो M कितना आ गया था आपका, M कितना आ गया था, M कितना आ गया था आपका, M आपका आ गया था कितना, देख लो इधर, एल आपको कितना आ गया, सॉरी मोमेंट कितना आ गया, वो चेक फॉर मोमेंट, अरे रे बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया 10.14 किलोमीटर, 10.14 किलोमीटर आ गया, ठीक है, 10.14 किलोमीटर, 10.14 किलोमीटर, तो LD ग्रेटर देन होगा कितना से, LD ग्रेटर होगा कितना से, MU अपॉन
किससे, बी इंटू डी, ठीक है। अरे यार चल नहीं रहा, एम यू अपॉन एल प्लस एल नॉट से। तो एल नॉट मतलब हुक आप प्रोवाइड किए कितना वो, चलो हम एल नॉट को जीरो ले लिए, मतलब हुक कुछ नहीं दिए, स्लैब में हुक नहीं दिए कुछ, चलो एल नॉट इजकल टू जीरो, स्लैब में हुक नहीं दिए। तो एल डी इजकल टू कितना हो जाएगा, एल डी जो आएगा ग्रेटर किससे आएगा, तो एल डी जो आएगा ग्रेटर आएगा किससे, 10.5 इंटू 10⁻6 बटा 2 कितना था, एल कितना था जी, एल यहां से कितना था, इफेक्टिव लेंथ 2.6 ना, हाँ 2.6, तो 2.6 इंटू 1000 कितना आ गया, तो यहां से कैंसिल करिएगा तो कितना आ जाएगा 1000। तो यहां से एल डी क्या होगा, ग्रेटर होगा, आप पूछ ले लीजिए, यहां से एल डी इतना से ग्रेटर होना चाहिए, बाकी आप पूछ ले लीजिए, ठीक है। यहां से एल डी ग्रेटर होगा, आप कुछ भी ले लीजिए, ओके। तो इतना तो आपको एल डी देना होगा, इतना से कम या इतना के बराबर नहीं, इतना से कम नहीं दे सकते हैं, इतना के बराबर दे सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ निकालिए, ओके, है ना। अब शियर भी चेक कर लिए, तो ये सब था, चेक कर लेते हैं सब, ये था आपका डिजाइन का क्वेश्चन। तो आप नीलम शर्मा का बुक है, उसमें से बहुत सारा प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम और है, उसको बना लीजिए। हर प्रॉब्लम सिमिलर है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को हम यहाँ पे बताऊं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको पढ़िए, है ना, और क्वेश्चन को मैक्सिमम सोल्व करिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग डिजाइन करेंगे क्या, 2 वे स्लैब, 2 वे स्लैब का डिजाइन क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे। 2 वे स्लैब क्या है, 2 वे स्लैब कुछ नहीं है, सेम जैसा 1 वे स्लैब की तरह, ठीक है। तो इसमें खाली एल बाई एल एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2 हो जाता है, तो उसमें दोनों तरफ डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। बस यही है, कुछ नहीं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।